दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी पुस्तकों का सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे आधारभूत समझ को बढ़ाती हैं, जिससे हम आगे आने वाले कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एनसीईआरटी श्रृंखला में आज से विज्ञान की श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। आज की वीडियो में 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जो है भोजन और यह कहाँ से आता है। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि हमारे भोजन के प्रमुख संघटक कौन से हैं, खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थों के प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं, भोजन के रूप में जंतु और पौधे के किन उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप जानेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1, भोजन यह कहाँ से आता है। दोस्तों आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आप कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिए थे? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो ये आपसे एक प्रश्न है। तो दोस्तों हम अलग अलग दिनों में या अलग अलग समय में अधिकतर अलग अलग प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, इनको एक क्रियाकलाप के माध्यम से देख सकते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन खाते हैं, और यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनमें भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो जो छात्र होते हैं और जो अलग अलग राज्यों के होते हैं, उनके खाद्य सामग्री में विभिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं, क्या आपने कभी पता किया? पके चावल के बारे में आप सोचिए। जो चावल हम लोग खाते हैं उसके बारे में यदि आप सोचेंगे तो पाएंगे कि उसे पानी में उबालते हैं। पहले हम कच्चा चावल लेते हैं, उसके बाद उसे पानी में पकाने के लिए उबालते हैं, और इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से पदार्थ हैं? एक होता है कच्चा चावल और दूसरा होता है पानी या जल। तो चावल को पकाने के लिए केवल 2 संघटकों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ भोजनों को तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए होता है, तेल, मसाला, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब दूसरा क्रियाकलाप जो आप देखें तो जो आपने सूचीबद्ध किया है कि जो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर या अलग अलग दिनों में कौन से भोजन किए जाते हैं, तो आप अपने दोस्तों से या घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करिए कि इन्हें बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाती है। यहाँ एक सारणी दी गई है दोस्तों। सारणी में खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री दी गई है। जैसे पहला है, रोटी या चपाती बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आटा और दूसरा जल। इसी तरह से दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए होती है। जल, नमक, तेल, घी और मसाले ये दाल के प्रमुख संघटक या इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा? तो देखा आपने ये कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से लगाते हैं और तब जाकर भोजन पूरा होता है। जैसे रोटी बनाने में भी जो है वो जल का प्रयोग किया जाता है, दाल बनाने में भी जल का प्रयोग किया जाता है, और चावल में भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। तो खाद्य सामग्री और उनके प्रमुख स्रोत यानी सोर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों आगे एक सूची दी गई है, इसमें कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। लेकिन ये कहाँ से आते हैं, फल और सब्जी कहाँ से आते हैं? तो आप जानेंगे कि फल और सब्जी पौधों और पेड़ से आते हैं। तो आप जानते हैं कि जो फल या सब्जी होता है वो पौधों से आते हैं। गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? तो गेहूं का जो पौधा होता है उससे गेहूं मिलता है, और जो धान का पौधा होता है उससे चावल मिलता है। तो धान और गेहूं के खेत में उनके पौधों की आपने अनेक पंक्तियां और कतारें देखी होंगी। इनसे हमें गेहूं और चावल जैसे अनाज प्राप्त होते हैं।
कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा और मांस। ये सब खाद्य पदार्थ हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपने खाद्य सामग्री और जो खाद्य सामग्री के दो प्रमुख स्रोत, एक तो पौधों से और दूसरा जंतुओं से, दो स्रोतों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। तो क्रियाकलाप के बारे में बता रहे हैं कि हम जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे संघटक खाद्य सामग्री है, कच्ची सामग्री और उनके स्रोत कौन से हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। तो जैसे इडली बनाने के लिए चावल के आटा का उपयोग होता है, तो इसमें ये जो इसका स्रोत है ये पौधा होता है। तो ये धान के पौधे से चावल बनता है और चावल को पीसकर जो आटा तैयार किया जाता है उससे इडली बनती है। इसके अलावा इसमें उड़द की दाल लगती है, नमक लगता है और जल लगता है। तो चावल और उड़द की दाल इसका स्रोत पौधा होता है। चिकन करी बनाने के लिए चिकन लगता है जो कि जंतु से प्राप्त होता है, यानी चिकन का स्रोत जंतु होता है। इसके अलावा इसमें मसाला और तेल और घी का उपयोग होता है। तो तेल का स्रोत पौधे होते हैं जैसे सरसों, राई, मूंगफली, इन सब के पौधे जो होते हैं वो तेल के स्रोत होते हैं। और घी का स्रोत जंतु होता है, जैसे जानवरों से, गाय या भैंस से हमें जो दूध मिलता है उससे पहले मक्खन और फिर उसके द्वारा घी निकाला जाता है। और चिकन करी बनाने में जो कच्ची सामग्री वो है जल। इसके अलावा जब आप खीर बनाते हैं तो खीर बनाने के लिए मुख्य सामग्री जो होती है दूध, चावल और चीनी होता है। इसमें से दूध का स्रोत जो है जंतु है, ये गाय या भैंस का दूध होता है। चावल इसका स्रोत पौधा होता है और तीसरा पदार्थ जो लगता है खीर बनाने में वो चीनी होती है। तो आपने जान लिया मुख्य रूप से जो खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं ये मोटे मोटे तौर पे एक तो जंतु से प्राप्त स्रोत होते हैं और दूसरे पौधों से प्राप्त होते हैं ये खाद्य सामग्री। तो दोस्तों आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे? निष्कर्ष ये निकालेंगे कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी और फल आदि के स्रोत होते हैं। और जंतुओं से हमें क्या मिलता है? जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा और अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु होते हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मिल्क प्रोडक्ट में मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भोजन के रूप में पौधे के कौन से भाग और जंतुओं के कौन से उत्पादों का उपयोग किया जाता है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों हमारे पौधे जो हैं हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, क्या आप जानते हैं? तो इसके बारे में आप जानिए कि हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे साग जो है वो पत्तियों वाली सब्जियां हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाया जाता है, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ये सब। और कभी हम जड़ और कभी तना और कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, सलजम, इन सब का उपयोग हम जो भोजन के उत्पाद के रूप में पौधों के भाग हैं तो हम पौधों के फल, पत्तियां, इसके अलावा जड़, तना और कभी कभी फूलों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिएगा या अपने घर में आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। इसमें एक उदाहरण है सरसों। तो दोस्तों सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, आप जानते हैं। लेकिन सरसों का एक उपयोग और होता है। सरसों के पत्तियों यानी जो मुलायम पत्तियां होती हैं शुरुआत में सरसों की, उन मुलायम पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो इससे आपको ये ज्ञान हुआ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हो सकते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। और कुछ ऐसे पौधों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिनके आप 2 या 2 से अधिक भाग को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं।
एक क्रियाकलाप आगे, क्रियाकलाप संख्या 4 है। इसमें ये कह रहे हैं कि सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे होते हैं और ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं। बैंगन का भरता। दोस्तों, बैंगन का जो भरता बनता है इसके संघटक मुख्य रूप से बैंगन है और इसके अलावा मिर्च और मसाले के रूप में कोई अन्य सामग्री प्रयोग की जाती है। तो बैंगन जो है वो एक फल है, यानी पौधे का ये फल वाला भाग है, और इसके अलावा जो मिर्च मसाला होता है वो भी पौधे का फल वाला भाग होता है, जो कि बैंगन का भरता बनाने में उपयोग होता है। इसके अलावा तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से प्राप्त होता है, और तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे के बीजों को पेर कर उनको स्पेलर में पेराई करके उनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पौधे भोजन के रूप में पौधे के किन भागों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अपने आसपास के अनजान पौधों को देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं, क्योंकि ये कभी कभी ये पौधे, इनके जड़, तने, पत्तियाँ या फूल विषैले भी हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और क्रियाकलाप या प्रयोग के बारे में। मूंग और चने के आप सूखे बीज ले लीजिए, इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक बर्तन में डाल दीजिए और एक दिन के लिए उनको भिगा दीजिए। अगले दिन पानी को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीजों को गिलास में रखने दीजिए, तो और या फिर उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप देखेंगे बीजों में से कुछ सफ़ेद अंकुर निकल आते हैं। ये एक छोटी सी सफ़ेद संरचना होती है और ये जो होते हैं सफ़ेद अंकुर, ये खाने योग्य होते हैं। तो दोस्तों, ये बीज अंकुरित हो गए, और यदि नहीं होते हैं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। तब आपको बीजों से बाहर अंकुर दिखाई देने लगते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर इन्हें खा सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं, और अगर जो आप इनको अल्पाहार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें प्याज, अदरक और टमाटर के कुछ टुकड़े, नमक और मसाले मिलाकर इनको स्वल्पाहार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चना है, सूखा चना, और यहाँ पे जब उसको भिगाकर पानी से छान दिया जाता है तो ये अंकुरित चना है। और एक प्रश्न कि क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? शहद, जिसे कि हम हनी कहते हैं और हमारे खाद्य पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये शहद कैसे उत्पादित होता है? तो एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या पराग या मीठे रस एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होता है। इस कारण ये मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो शहद है वो हमारे खाद्य का एक प्रमुख भाग है, और शहद जो है वो मधुमक्खियों द्वारा फूलों के पराग या मकरंद के मीठे रस द्वारा एकत्र किया जाता है, जिनका कि हम शहद निकालकर जो मक्खियों के लिए उन्होंने अपने लिए भंडारित किया है भोजन, उसको हम शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जंतु क्या खाते हैं? जो हमारे जंतु होते हैं वो क्या भोजन या क्या आहार ग्रहण करते हैं? तो आपके घर में कोई ऐसा पालतू जंतु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है और इसके अलावा अन्य जंतु हैं वो क्या खाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? अगर जो नहीं देखा है तो इसका प्रयास कीजिएगा देखने का। अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। आपको बताना है कि अन्य जो जंतु हैं वो क्या खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भैंस घास, भूसा, खली, अनाज, पत्ती आदि खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, चूहे, पक्षी दूध पीती है। चूहा जो है वो अनाज खाता है, चूहा अनाज, धान, गेहूँ। इसके अलावा शेर जो है वो हिरन और बारहसिंगा और इन लोगों का मांस खाता है। बाघ भी मांसाहारी है। हिरन और
बारहसिंघा आदि छोटे जंतुओं का ये मांस खाता है। मकड़ी दोस्तों अपने जाल में छोटे कीट पतंगों को फंसाकर उनका आहार करती है। छिपकली भी छोटे कीट पतंग खाती है। और गाय एक शाकाहारी पशु है। ये घास, चारा, भूसा, अनाज, पत्ती आदि खाती है। मनुष्य सभी चीज़ों को खाता है, चाहे मांसाहारी हो। ये मछली, मीट, इसके अलावा धान, गेहूँ, चावल, ये सभी चीज़ें खाता है। तितलियाँ मकरंद या फूलों का रस भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। कौवा जो है दोस्तों, कौवा अनाज भी खाता है और मांस वाली चीज़ें भी खाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो जीव हैं और इनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन, इनको हम कुछ श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसा वर्ग होता है जो केवल पौधे और पादप उत्पाद को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे जंतु जो केवल पौधे या पादप उत्पाद को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहा जाता है। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो भोजन को पौधे और जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। सर्वाहारी में मुख्य रूप से कौवा और मनुष्य आदि आते हैं। शाकाहारी में गाय, भैंस, बकरी और मांसाहारी में शेर, बाघ और तेंदुआ इत्यादि आते हैं दोस्तों अब ये आप जानते होंगे इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या या कम भोजन मिलने की समस्या बहुतायत से व्याप्त है। इसका प्रमुख कारण अन्न का कम उत्पादन और बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन और समय से भोजन नहीं मिलता है। ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। और यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उत्पाद भी खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1 जो था भोजन और ये कहाँ से आता है। तो आपने जाना भोजन के प्रमुख संघटक कौन से हैं, खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थों के प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं, और भोजन के रूप में जो हम जंतु और पौधों के किन भागों का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। इसके अलावा आपने जाना शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी प्राणी कौन से होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।